नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आपके न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स से और गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिए जाते हैं और आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखें, रिपीटेटिव मोड में देखें, रिवाइज करते हुए देखें और उसका महत्तम लाभ अर्जित करें। और अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर ही पीडीएफ की पिक्स जो है आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद हम आज के टॉपिक्स को देखेंगे, किसको कवर करने जा रहे हैं। ये आपका नेशनल मूवमेंट जो है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, उससे रिलेटेड जीएस पेपर 1 का पार्ट है। पर्सनालिटी से रिलेटेड है, रानी गार्डिन लियू, इनका नाम पहले भी सुना होगा आपने। और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम की बात की जा रही है। ये देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी कि क्रूड ऑयल का रेट बहुत ज्यादा है ना, तो डीजल पेट्रोल में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन। अब उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि सारी चीजें महंगी होगी। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो जो चीज 10 रुपए की मिल रही होगी उसमें इन्फ्लेशन तो होगा ना उसी परसेंटेज में। तो उस तरीके से है दूसरा वाला पार्ट। तो ये आप दूसरा वाला टॉपिक इसको जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं। तीसरा ये है एसडीजी जो है आपका, जैसे पहले एमडीजी था 2015 तक के लिए, अब ये 30 तक के लिए आपका एसडीजी है। तो एसडीजी जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, कितने गोल हैं उसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 17 है, 16 है ना। तो इसके संदर्भ में अभी नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला, ये पहला है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ स्टेट्स और यूटी कैसे जो है, यूटीज वगैरह जो है वो काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आईएनएस वेला जो है यहाँ पर सबमरीन जो है उसको कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। तो आपने प्रोजेक्ट 75 सुना होगा, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और इंडिया और जो फ्रांस है उसके बीच का ये डील है आपका। तो उसमें से आईएनएस वेला को अभी कमीशन किया गया है। इसके बाद ये आपका कहां पर आ जाएगा बताइए, सेकंड थर्ड पेपर दोनों में किया जा सकता है इसको, ठीक है ना। और वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग जो प्रेक्षण प्रणाली है और सेवाएं हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, एक तरीके से समझिए पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा किसके संदर्भ में, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट। तो वो सीधा सीधा आपका संदर्भित है किससे, आपदा से भी है, तो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल और सारे एस्पेक्ट्स में मल्टी डायमेंशनली जो है ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो पहला टॉपिक है हम उसको देखेंगे। और पहले टॉपिक में रानी गार्डिन लियू के बारे में लिखा गया है कि अभी जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने वर्चुअली जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, रानी गार्डिन लियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का। कहां पर, तो मणिपुर का जो तामेंग लोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। ये याद रख सकते हैं आप, फैक्ट, बढ़िया फैक्ट है ये आपका, ये आ भी सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर म्यूजियम प्रोजेक्ट है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 2019 में ये सैंक्शन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 15 करोड़ थी। इसके बाद ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे संबंधित जो कलाकृतियां हैं, है ना, उनकी जो स्मृतियां हैं उनको कंजर्व किया जाए, है ना, संरक्षित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, उसमें ये आपका प्रतिबद्ध है जो ये आपका परियोजना है ना। जो भी आपके ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें डिफरेंट फेजेस में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनको वहां पर यहां पर क्या करना है, उनको कंजर्व करना है, उनको प्रमोट करना है, लोगों के बीच में जो है वो चीजों को क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। अब इसमें जैसे एंग्लो मणिपुरी युद्ध था, कुकी विद्रोह है, अब कुकी है, नागा है, मैतेई है, ये अपने अपने इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक नागा राज आंदोलन है, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। अब यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इस प्रपोजल में जो नासेंट स्टेज में है, ये आपका नासेंट का मतलब क्या हो गया बताइए, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज है। अब अगर आपने वो पढ़ा है ज्योग्राफी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है, तो कैसे कैसे सी का डेवलपमेंट होता है, प्लेट्स का आपने देखा होगा ना कि एक तो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, है ना, तो वहां कंप्रेस होंगे,
है ना, एक दूसरे से टकराएगी। एक क्या है, दोनों से दूर की ओर जो फोर्स लगता है आपका, तो बताइए टेंशन फोर्स होता है, एक कंप्रेसिव फोर्स होता है ना। एक जो है आपका वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती नहीं है, बल्कि ऐसे जो है वो आपका मूव करती रहती है ना, तीन तरीके से मूवमेंट होती है। उसी के संदर्भ में हम देखते हैं तो सी जो नासेंट, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज समझिए, है ना। तो ये अभी जो प्रपोजल है नासेंट स्टेज में। द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एट टू बी फाइनलाइज्ड, और ये जो प्रपोज जो म्यूजियम है वो सेटअप किया जाएगा रानी गार्डिन लियू जी की बर्थ प्लेस पे। कहां है, लुकांग काओ जो है आपका, लुआन, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, लुआंग काओ है ये आपका, तामेंगलोंग जिला है, तामेंगलोंग जिला है, लुआंग काओ गांव है, वो उनका जन्म स्थान है, वहीं पर इसको जो है स्थापित किया जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, रानी गार्डिन लियू जी के बारे में कुछ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर रखे गए हैं। तो स्पिरिचुअल थी आपकी, पॉलिटिकल लीडर भी थी आपकी, ठीक है ना। और रानी गार्डिन लियू जो थी वो आपकी रोंगमेई ट्राइब की रानी थी, ठीक है ना। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को होता है, जो आपका लुआंग काओ विलेज है, और नाउ इन जो आपका ताओ सेम सब डिवीजन है अंडर तामेंग लोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो ये प्रेजेंट लोकेशन जो है, अवस्थिति बताई जा रही है भौगोलिक। अब 13 साल की उम्र में ये आपकी फ्रीडम फाइटर बन गई थी, रिलीजियस लीडर थी, और जो हाईपोऊ जादोनंग थे आपके, है ना, जादोनांग थे जो, उनके साथ ये उस समय जुड़ गई थी, और उनके सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन जो वो चला रहे थे उसमें ये लेफ्टिनेंट भी थी। अब जादोनांग जो थे ये आपके, ये भी रोंग में ही थे, इन्होंने स्टार्ट किया था हिराका मूवमेंट। वो बेस्ड था आपका ऐसा कि एंसेस्ट्रल नागा रिलीजन से रिलेटेड था, है ना, रिलीजियस वहां पर एस्पेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट था। और यहां पर वही लिखा गया कि एंड इनविजन्ड एंड इंडिपेंडेंट नागा किंगडम, मतलब नागा राजा, मतलब एक स्वतंत्र नागा साम्राज्य की स्थापना उनके द्वारा किया गया था। ठीक, अब जब उनको इसीलिए मतलब रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है रानी गार्डिन लियू को, कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर इसके बाद ये उसको लीड करेंगे। मतलब रानी गार्डिन लियू का जो एसोसिएशन था विथ जो आपके जादोनांग है ना, तो वो क्यों था, उन्होंने पहले ही इनको भाप लिया था कि इनके अंतर्गत ये जो है खूबियां हैं, है ना, ये जो है इनकी विशेषता है, तो ये लीड कर सकती हैं आगे। तो इनको प्रिपेयर किया था फाइट के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ जादोनांग, और उसके बाद ये नेतृत्व भी प्रदान करती हैं। तो उसके बाद ये लीडरशिप ले लेती है मूवमेंट की, विच स्लोली टर्न पॉलिटिकल फ्रॉम रिलीजियस। तो धीरे से वहां पर ट्रांजिशन फेज है, अब रिलीजियस से वो पॉलिटिकल आपका मूवमेंट हो जाएगा। रानी स्टार्टेड अ सीरियस रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश राज जो था, एंड वाज इवेंचुअली इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। तो इनको आजीवन कारावास दिया गया और इसके बाद रिलीज भी किया गया 14 साल बाद 1947 में। और इनको एक्नॉलेज करते हुए जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको डॉटर्स ऑफ द हिल भी कहा, और इनको टाइटल भी दिया था रानी और क्वीन का, है ना, क्वीन का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेट पीसेस के लिए तो हो ही गया, और नॉर्थ ईस्ट का है तो आपका यूपीएससी भी यहां पे फोकस कर सकता है। और इनका जो मतलब इनका जो शरीर शांत हुआ, है ना, इनका जो निधन हुआ वो 17 Feb 1993 को हुआ उनके नेटिव विलेज में जो लुआंग काओ था। लेकिन उसके पहले सी was bestowed a number of honors, इनको बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनको ताम्रपत्र मिला 1972 में, पद्म भूषण मिला 82 में, 83 में इनको विवेकानंद सेवा सम्मान और स्त्री शक्ति पुरस्कार 1991 में प्राप्त हुआ। इनको इनके मरणोपरांत 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। और एक जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, देखिए जैसे हमारा कोस्ट है ना, और बहुत लंबी तट रेखा है, तो यहां पर सुरक्षा, जैसे मुंबई में हमला हुआ 2008 वाला, क्यों हुआ, यही तो उन्होंने जो है, यहीं पर अगर सुरक्षा तैनाती हमारी बहुत अच्छी होती तो वो हमला होता ही नहीं। तो ये वैसे भी विशेष है। तो भैया एक फास्ट पेट्रोल वेसल है ना, ये जो तटरक्षक बल होते हैं, एक तरीके से गश्ती जहाज बोलते हैं, तो इसके रूप में एक वेसल इनके नाम पे ICGS रानी गार्डिन लियू को स्टार्ट किया गया 2016 में, और 2015 में केंद्र ने, सेंटर ने उनकी जयंती में उनके सम्मान में 100 रुपए के स्मारक सिक्के और 5 रुपए का एक प्रचलन सिक्का भी जारी किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 2 में लिखा गया है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम है ये आपका। अब इंडिया ने यहां पर कंटेक्स्ट क्या है कि सेट किया है एक मापदंड की, रिलीज करेगा 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इट्स स्ट्रैटेजिक रिजर्व एज पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड मूव अलोंग विद द यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एम्ड एट लोअरिंग इंटरनेशनल प्राइसेस। अब देखिए समझिएगा, पहली बात तो यहां वर्ड लिखा हुआ सामरिक। सामरिक का मतलब क्या होता है, हर देश के
के संदर्भ में जो अंतरराष्ट्रीय मानदंड है ना, जो ये संस्था है, इससे संदर्भित अभी नाम भी आ जाएगा उसका, तो उसने डिसाइड किया है कि कम से कम एक मिनिमम अमाउंट का ये जो है आपको सेफ रखना है। क्यों? स्ट्रैटेजिक, ताकि आप उससे परेशान ना हो। जैसे 91 में जब हमारी स्थिति खराब हुई, बीओपी क्राइसिस हुआ, तो सबसे ज्यादा यही इंपैक्ट करता है ना, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं सारी चीजों को। तो सारे देश में जो है स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का एक प्रावधान है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया बोल रहा है कि भैया हम तो 5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल को यहां पर क्या करेंगे, रिलीज कर पाएंगे। और किसके साथ साथ यहां पर कि जो है आपका समन्वित कदम के रूप में इंटीग्रेटेड एक अप्रोच मानी जा रही है, जिसमें आपका चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएस भी उसमें शामिल है। अब की पॉइंट्स देखेंगे तो यूएस ने रिलीज किया जो है आपका 50 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल फ्रॉम इट्स रिजर्व एज पार्ट ऑफ उसका अपने एफर्ट के रूप में। अब ये मूव जो है उसको देखा जा रहा है एक स्ट्रैटेजिक स्टेप के रूप में, है ना। किस तरीके से? रीड इन स्पाइरलिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड टू कीप देम अंडर चेक। तो एक तो नियंत्रण रखा जा सकेगा, बहुत ज्यादा महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा, है ना। तो एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है इसको। अब तेल निर्यातक देश जैसे ओपेक प्लस है आपका, वो लगभग 50% पूरे वर्ल्ड में जो आपूर्ति होती है, मतलब सप्लाई होती है क्रूड ऑयल की, वो देश करते हैं। तो वो कभी कभी क्या है, अपने हिसाब से चीजों को चलाने लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब खाड़ी देश में युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा क्राइसिस होता है, 90 के दशक में ही आप देखेंगे। इसलिए ये सब स्ट्रैटेजिक रिजर्व वगैरह बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब यहां पर उन्होंने ये संकेत बोला है कि वो आने वाले महीनों में हम भी जो है उत्पादन को, अब उत्पादन बढ़ जाएगा। आप समझिए सीधी इकोनॉमिक्स है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है वो चीज महंगी होगी। अब इसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, हम सप्लाई बढ़ा दे, है ना। सप्लाई बढ़ा दे, डिमांड को तो कम कर नहीं सकते हम, तो सप्लाई बढ़ा दे। उसी तरीके से है जिस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, वैसा ही फंडा यहां पर भी लगेगा। अब ये जो This release will happen in parallel and in consultation with other major global energy players है, consumers है। उसमें यूएसए भी आता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी आता है ना। तो उसके साथ जो है साथ में समन्वित कदम है, तो उनसे जो है परामर्श करके आगे की ओर बढ़ेंगे। अब सामरिक पेट्रोलियम के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आर ह्यूज स्टॉक जो है आपका पाइल्स लिखा हुआ है ऑफ क्रूड ऑयल टू डील विथ एनी क्रूड ऑयल रिलेटेड क्राइसिस, यही कीवर्ड है, एनी क्रूड ऑयल रिलेटेड क्राइसिस लाइक द रिस्क ऑफ सप्लाई डिसरप्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर और अदर कैलेमिटीज। वैसे समझिए बफर स्टॉक वैसा ही है ये, है ना। इसका नाम स्ट्रैटेजिक है बस, ठीक है। अब इसके बाद जो यहां संस्था का नाम मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एग्रीमेंट ऑन एन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, ईच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कंट्री हैज एन ऑब्लिगेशन, मतलब उनका ऑब्लिगेशन है ये कि वो होल्ड करे इमरजेंसी ऑयल स्टॉक्स को इक्विवेलेंट एटलीस्ट 90 डेज का जो उनका नेट ऑयल इंपोर्ट है। मतलब मान लीजिए कि 12 महीने में कोई कंट्री जो है एक मान लीजिए कि 100% वहां पर क्या करती है वहां पर इंपोर्ट करती है, तो 1/4 कि भाई एक क्वार्टर में कितना उसको इंपोर्ट करना होता है ना। तो उतना जो है कम से कम एक क्वार्टर के बराबर नेट ऑयल इंपोर्ट जो है 90 डेज के लिए एटलीस्ट उनको उसके इक्विवेलेंट, उससे ऊपर कर सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वर्ड लगा है तो इतना तो करना ही होगा। इन केस ऑफ सेवर जो ऑयल सप्लाई डिसरप्शन है, आईईए मेंबर्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं रिलीज दीज स्टॉक्स टू द मार्केट एज पार्ट ऑफ अ करेक्टिव एक्शन, तो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए तो कोई संस्था बनाई जाती है जिसमें विभिन्न देश सम्मिलित होते हैं। अब इसके फेज 1 में जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू इट्स स्पेशल जो आपका पर्पस व्हीकल है ना, एसपीवी जिसको बोलते हैं, जैसे पायलट प्रोजेक्ट होता है, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटीज विद टोटल कैपेसिटी यहां पर 5.33 मिलियन की है भारत की। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट रख लीजिएगा अपने पास लिख के। मीट्रिक टन होता है ये एट 3 लोकेशंस। तो अब मैप में देख जाइए जरा, देखिए कहां कहां पे है। तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम, देखिए साउथ में ये विशाखापट्टनम है 1.33 MMT, मैंगलुरु है 1.5 MMT और पडूर है आपका 2.5 MMT। बताइएगा जरा ये पडूर कहां पर है ना, लोकेशन में लोकेट करके बताइए किस स्टेट में है ये आपका। और याद रखिएगा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां पर जो है आपका द पेट्रोलियम रिजर्व्स एस्टैब्लिश्ड अंडर फेज 1 आर स्ट्रैटेजिक इन नेचर एंड द क्रूड ऑयल स्टोर्ड इन दीज रिजर्व्स विल बी यूज्ड ड्यूरिंग एन ऑयल शॉर्टेज इवेंट एज एंड व्हेन डिक्लेयर्ड सो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सीधी बात है, जब जरूरत होगी तेल की कमी की घटना के दौरान भारत सरकार द्वारा ऐसा समय अनुसार घोषित किया जाएगा कि कब इसको यूज करना है। और इसके फेज 2 की बात करें
तो गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल, इसको अप्रूवल दे दिया है 2021 में एस्टैब्लिश करने के लिए 2 और आपके कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज विद टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 6.5 MMT की बात कर रहे हैं, जिसमें अंडरग्राउंड जो स्टोरेज होगा आपका वो चांडीखोल में होगा। चांडीखोल जिसको बोलते बताइएगा कहां पर है इसकी लोकेशन, और पडूर में होगा। तो 4 MMT जो है आपका चांडीखोल में और पडूर में 2.5 MMT ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब यहां पर PPP मोड है आपका। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो मैंने पहले ही बताया बीओपी क्राइसिस से बचने के लिए। अब 1990 में जैसे खाड़ी गल्फ वॉर हो गया, ठीक है, तो तेल की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई, तो भारत के आयात में भारी वृद्धि हो गई, तो इसीलिए फिर हमको वहां से IMF से क्या लेना पड़ता है, हमको लोन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, तो उसी से बचने के लिए। अब 1991 के बाद भारतीय आर्थिक संकट के दौरान जो विदेशी मुद्रा भंडार था मुश्किल से सिर्फ 3 वीक के लिए और बचा था, जिससे आयात करके हम अपना वित्त पोषण कर सकते थे, जबकि सरकार इस दौरान अपने वित्तीय दायित्व पर विफल होने के करीब आ गई थी, लेकिन हम बच गए वहां पर। तो इसी के बाद फिर अटल बिहारी जी की जो सरकार आती, तो उन्होंने फिर समग्रता में जो है वो कदम उठाया और लॉन्ग टर्म कदम था, और उसका आज की डेट में इंपैक्ट दिखाई देता है। अब जो भारतीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसको लिबरल बनाने वाली जो पॉलिसीज है उसके माध्यम से संकट का समाधान करने में सक्षम था। हालांकि भारत के में जो तेल की कीमत है उसमें हमेशा जो है आप देखते रहेंगे कि बहुत सारा उतार चढ़ाव होता रहता है, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रशासन ने तेल बाजार के मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में पेट्रोलियम भंडार के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल है SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड है आपका 2021 का, 22 का भी। अब ये देखिए सेकंड पेपर में भी आएगा, थर्ड में भी, गरीबी भी है, शिक्षा भी है ना, सब है गोल्स में। आपके एनवायरमेंट का भी एस्पेक्ट है आपका, ठीक है, सतत विकास भी है, तो थर्ड पेपर में, देन सेकंड पेपर में, ठीक। तो इसमें जो है आपकी जर्नी कैसी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक। अब वहां पर उनके अंतर्गत उन गोल को प्राप्त करने के लिए सभी जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, कैसे चल रहे हैं, है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए नीति आयोग ने यहां पर क्या किया है, माइलस्टोन के रूप में एक जो है इनॉग्रल किया है SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड का 2021-22 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इस इंडेक्स में और डैशबोर्ड में है क्या, ये रिजल्ट है आपका नीति आयोग DMG का आपका कोलैबोरेशन है। फोकस किसमें है, ड्राइविंग SDG लोकलाइजेशन इन आवर सिटीज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। अब इसमें जो है आपके जो लक्ष्य हैं उसके संदर्भ में जो आपका ढांचा है उसमें सभी 46 जो लक्ष्य हैं उसमें से 77 SDG सूचकों के आधार पर 56 शहरी क्षेत्रों की रैंकिंग को पेश किया गया है। अब इसमें आप आंकड़े देखेंगे जब, तो जो आधिकारिक स्रोत हैं उसमें NFHS है, NCRB है, UDISE है, विभिन्न मंत्रालयों के डेटा पोर्टल हैं, और अन्य जो है आपके गवर्नमेंट सोर्सेज हैं जिससे डेटा वहां पर लिया जाएगा। अब यहां पर जो है गोल्स के बारे में बताया गया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो गोल वाइज यहां पर गुड परफॉर्मेंस को चेक करना, फिर रैंकिंग दी जाएगी, बिल्कुल सेम जैसे और भी इंडेक्स आते हैं। तो अब गोल 1 जो है आपका नो पॉवर्टी, आपको पता है नीति आयोग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, उससे आपका क्या, जो आपका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहा है लगातार। तो पॉवर्टी है पहला, आप याद रखिए, दूसरा जीरो हंगर है, ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है आपका, फिर 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, उसके बाद आपका 8th नंबर में देखेंगे आप तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। तो इसमें रैंकिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना, सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, अपनी स्टेट PCS के लिए आप देख लेंगे तो हो जाएगा, और वैसे ओवरऑल जो रैंकिंग होगी वो देख लेंगे हम लोग तो उसमें हो जाएगा। अब इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, रेड्यूस इनइक्वालिटी और सस्टेनेबल जो आपकी सिटीज है ना, उसके संदर्भ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। उसके बाद 13 की बात करेंगे तो क्लाइमेट एक्शन है, जो 14 है लाइफ बिलो वाटर है, और फिर 15 में लाइफ ऑन लैंड है। गोल 16 आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए, है ना, और 17 में जो है उसका इंप्लीमेंटेशन वगैरह है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिएगा कि सूचकांक और डैशबोर्ड के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण का संवर्धन किया जाएगा, और शहरी स्तर पर मतलब जहां पर अर्बन लोकल बॉडीज है तो उन पर भी रिव्यू किया जा सकेगा। इसमें ULB जो है उस लेवल पे आंकड़े, रिव्यू, रिपोर्टिंग सिस्टम, है ना, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस पर भी यहां पर जो है नजर रखी जा सकेगी। अब इसके बाद यहां पर लिखा गया कि टूल्स सच एज दिस इंडेक्स एंड डैशबोर्ड विल कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम रेडी करना जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स वहां पर सम्मिलित हो, विल बी इक्विप्ड टू अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो जब हमारे पास सैंपलिंग होती है, डेटा होता है, तो हम उससे निष्कर्ष निकाल के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है,
क्वाइट एसेंशियल, ये आपका आवश्यक भी था। गिवन द इंक्रीजिंग प्रोमिनेंस ऑफ अवर सिटीज एंड अर्बन एरियाज इन चार्टिंग द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है ना, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को अब एम्बेडेड करना हमारे डेवलपमेंट में बहुत आवश्यक है। उसके साइड इफेक्ट्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं, है ना, पॉल्यूटेड एयर के रूप में हर जगह पॉल्यूशन है आपका, है ना, खाने में, हवा में, पानी में, तो उस संदर्भ में आप समझिए। और लगातार जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो आपके रिसोर्सेस है उसमें लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, और कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर किसी भी रिसोर्स का अगर मोबिलाइजेशन करते हैं हम तो उसी को पोल्यूशन बोला जाता है। अब रैंकिंग स्केल यहां पर फिर वही 0 से 100 तक के परफॉर्मेंस को देखेंगे। 0 मतलब 0 और 100 मतलब सबसे अच्छा। तो 100 का मतलब यह है कि जो अर्बन एरिया है उसने अचीव कर लिया है टारगेट अपना फुल, है ना, जो सेट किया गया है 2030 के लिए। अब 0 का मतलब यह है कि ये बहुत दूर है अभी अपने टारगेट से और सबसे खराब प्रदर्शन है। ओवरऑल और कंपोजिट अर्बन एरिया स्कोर्स आर देन जनरेटेड फ्रॉम द गोल वाइज स्कोर्स टू मेजर एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में यहां पे क्लासिफाई किया जाएगा इनको 4 तरीकों में। तो एस्पिरेंट जो है आपके आकांक्षी, जिसको बोलते हैं, पहले बीमारू बोला करते थे, अब आकांक्षी बोलते तो 0 से 49, परफॉर्मर जो है 50 to 64, फ्रंट रनर 65 to 99 और अचीवर बोलेंगे जो पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर परफॉर्मेंस क्या है, तो टॉप परफॉर्मर है इसमें शिमला है, कोयंबटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम है आपका, है ना, तिरुवनंतपुरम है आपका, उसके बाद तिरुवनंतपुरम भी बोलते हैं उसको, और कोची है। फिर फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी है आपकी, गुवाहाटी जिसको लिखा गया, और पटना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिल्कुल इजी है, जीएस पेपर 3 का है, ये आपका सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, ठीक है। और आईएनएस वेला है आपका, भारतीय जो नौसेना है उसके द्वारा कमीशन की गई है। मैंने पहले ही बताया प्रोजेक्ट 75 वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में है, और इसी के थ्रू ये 4th जो है आपकी पनडुब्बी जो है उसको कमीशन किया गया है, जिसको आप सबमरीन बोलते हैं, ठीक है। और इसको किसने किया है, तो हमारे जो नौसेना प्रमुख एडमिरल है करमबीर सिंह जी, उन्होंने डॉकयार्ड में कमीशन किया है। अब की पॉइंट देखेंगे हम यहां पर, तो ये आपका 2nd एडिशन है इंडियन नेवी फ्लीट ऑफ वॉरशिप का, आफ्टर आईएनएस विशाखापट्टनम कमीशनिंग ऑन 21/11/2021। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। अब प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो conceptualized for the acquisition for 25 सबमरीन, 25 सबमरीन के लिए एट द टाइम ऑफ इंद्र कुमार गुजराल। बताइएगा इनका टाइम क्या है, 95 है, 96 है, क्या है, इनकी गवर्नमेंट थी। तो और प्रोजेक्ट 75 इवॉल्व इनटू अ 30-year प्लान फॉर बिल्डिंग सबमरीन। तो 30 साल के लिए था कि यहां पर सबमरीन वगैरह को बनाया जाएगा। 2005 में इंडिया और फ्रांस ने साइन किया $3.75 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। अब बताइएगा स्कॉर्पियन श्रेणी क्या होती है। एग्जीक्यूटिंग जो कंपनी है इंडिया के साइड से वो मजगांव डॉक लिमिटेड है, और फ्रेंच साइड से जो है डीसीएनएस बोलते हैं उसको, आप इसको जो है बोला जाता है नेवल ग्रुप। और ये प्रोजेक्ट जो है डिले हो गया, एंड द प्रोजेक्ट हैज बीन डॉग्ड बाय डिलेज एंड क्वेश्चंस ओवर द रिलक्टेंस ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। वहां पर रिलक्टेंस देखा जा रहा है, प्रतिरोध देखा जा रहा है कि भैया अब वो जो है टाइम बाउंड मैनर में इसको डिलीवर नहीं कर रही है, टू एक्ट ऑन द कमिटमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहां पर देखिए तकनीकी का हस्तांतरण सबसे बड़ी चीज है, अगर हम सीख जाते हैं, इसीलिए तो बात करते हैं मेक इन इंडिया। अगर हमारे यहां कोई प्लांट लग गया मान लीजिए, तो हम उससे क्या सीख जाएंगे, उसको बनाना सीख जाएंगे, तो फिर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एज अ रिजल्ट द फर्स्ट ऑफ द 6 सबमरीन्स आईएनएस कलवरी जो है आपका, उसको कमीशन किया गया था 5 साल पहले 2017 में, और अभी तक जो प्रोग्रेस है वो क्या है, तो कलवरी के बाद 2 और सबमरीन्स जिसको आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज बोलते हैं उसको भी कमीशन किया गया है, ठीक है ना। अब यहां पर वेला जो है 4th है, और सी ट्रायल्स आर ऑनगोइंग फॉर जो आपका वागीर है, जो कि है ना, और जो कि आपका वाकशीर है, ठीक है। तो 2 बचे हुए हैं। तो वेला का नाम कैसे पड़ा, तो वेला जो था आपका, इसने पहले भी जो है जिसको डिकमीशन किया गया था सबमरीन को, जो सर्व किया था जिसने नेवी में 1973 से लेकर 2010 तक, तो उसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। द अर्लियर वेला बिलोंग टू फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन ऑफ सोवियत ओरिजिन। तो इसको आप लिख सकते हैं कि पहले वाला किसका था, सोवियत यूनियन का था, सोवियत ओरिजिन का था, और किस क्लास का था, इसको रख सकते हैं आप लिख के, अपने पास पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेला, तो 35 मेंस को जो है वो लेके जा सकती है, और 8 अधिकारियों को। और वेपन्स कौन कौन से हैं इसमें, तो ये इक्विप्ड है विथ एंटी टॉर्पीडो जो काउंटर मेजर सिस्टम है ना, और ये कैरी करके ले जा सकता है 18 टॉर्पीडो को, और एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल, और 30 माइंस इन प्लेस ऑफ टॉर्पीडोज, ठीक है। इसमें जो है स्टेल्थ टेक्निक भी है ना, ये आपका चित्र भी यहां पर बनाया गया है। तो इसमें इसका घरेलू मतलब जो है आपका होम बेस क्या है, तो ये आपका वेस्टर्न कमांड में है नेवी के, और विल भी जो है कहां पर आपका, तो आप देखेंगे वैसे भी मुंबई में है। इसका डायमेंशन क्या है, तो लेंथ इसकी 67.5 मीटर, बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाइट जो है 12.3 मीटर है। बीम जो है मेजर किया गया है 6.2 मीटर्स की। ये इसकी जो टॉप स्पीड है ये याद रखना है 20 नॉट्स है,
और जब ये सबमर्ज हो जाती है तो सबमर्ज हो जाती है, और जो सरफेस टॉप स्पीड इसकी वो 11 नॉट्स है। ठीक है, इसमें ये डीजल इंजन है, ये याद रखिएगा, ये स्पेसिफिकेशन नहीं पूछेगा कि कौन सा इंजन है, और 360 बैटरी सेल्स भी है इसमें पावर्स के लिए, ये भी नहीं पूछेगा। साइलेंट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड propulsion मोटर है। The hull, fin and hydroplanes are designed for minimum underwater resistance and all equipment inside the pressure hull is mounted on shock absorbing cradles for enhanced स्टेल्थ। अब देखिए स्टेल्थ टेक्निक जो है वो आपकी इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। वेला जो है डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड अटैक सबमरीन है, डिजाइन किया गया है टू एक्ट एज सी डिनायल एज वेल एज एक्सेस डिनायल वॉरफेयर टू द एडवर्सरी। सबमरीन कैन इंगेज इन ऑफेंसिव ऑपरेशन, ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भी यूज किया जा सकता है क्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ नेवल वॉरफेयर, इंक्लूडिंग जिसमें एंटी सरफेस वॉरफेयर आ गया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर आ गया, इंटेलिजेंस गैदरिंग आ गया, माइन लेइंग आ गया, और एरिया के सर्वेलियंस से भी संदर्भित है। तो ये नॉर्मल सी चीजें देख जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट होता है साइंस टेक में, बहुत डीप में जाके नहीं पूछा जा सकता, 1-2-4 लाइन में आपके नोट्स होने चाहिए इसके। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज अक्रॉस, जिसको बोला जा रहा है। तो एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च है ना, उससे रिलेटेड जो डेटा है उसके बारे में हमको पहले से ही अगर ऑथेंटिक डेटा मिल जाए तो हम उससे बहुत सारे फायदे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, बेनिफिट जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक है ना, सारी चीजें हैं उसमें। तो कैबिनेट कमेटी जो है हमारी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिसको चेयर किया किसने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने अप्रूवल दिया है अभी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम कौन सी, अक्रॉस, अक्रॉस जो है along with its 8 सब स्कीम, इसके अंतर्गत 8 सब स्कीम भी है, to the next finance cycle of 5 years is that 2021 to 2026 at an estimated cost जो है 2135 करोड़ है। अब इसके इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे हम लोग, तो ये जो योजना जो इंप्लीमेंट की जा रही है, तो इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, IMD है आपका, भारत मौसम विज्ञान विभाग है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान है जिसको IITM बोलते हैं आप। इसके बाद INCOIS है आपका, जैसी जो यूनिट्स है उसके माध्यम से इसको जो है आपका कार्यान्वित किया जा रहा है। अब देखेंगे ना आप, तो धरती हो गई, आकाश हो गया, जल हो गया, उसी से रिलेटेड ये आपकी संस्थाएं लिखी गई है, आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी है। इसके बाद इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा। तो अक्रॉस स्कीम पर्टेन्स टू द एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बिल्कुल ठीक है। एड्रेस करेगी डिफरेंट एस्पेक्ट को, किससे रिलेटेड होंगे वो आपके वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज से। ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट्स इज इनकॉर्पोरेटेड एज 8 सब स्कीम, इसमें 8 जो है उप योजनाएं हैं अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत। अम्ब्रेला आपकी अक्रॉस है और इंप्लीमेंटेड किया जाएगा इसको, इंप्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा इंटीग्रेटेड मैनर में, कैसे, समन्वित आयाम पर, थ्रू द अफोरसेड 4 इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन जो स्ट्रेटजी और टारगेट्स है वो देख लेते हैं हम लोग यहां पर। तो 8 जो है सब स्कीम्स हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है नेचर में और इंप्लीमेंट किया जाएगा इंटीग्रेटेड मैनर में। हमने चारों के नाम देख लिए, IMD, IITM, NCMRWF और इनकॉइस जिसको बोलते हैं, और ये सारे एस्पेक्ट को कवर करेगा वेदर और क्लाइमेट से जो रिलेटेड होगा। ये पहले भी देख लिया हमने। जो यहां पर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपना स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड रोल दिया गया है, उसी के हिसाब से जो है 8 जो है स्कीम्स को यहां पर रखा गया है ना। जो मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका है यहां पर जो संस्थाएं हैं उसके संदर्भ में यहां पर देखेंगे, है ना, मंत्रालय नहीं है ये। यहां पर क्या संदर्भित है आपका, ये इंस्टीट्यूशन है आपके, ठीक है ना। तो कमीशनिंग ऑफ जो आपका पोलैरीमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार्स है वो IMD देखेगा। IMD इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको IMD का नाम दिखाई देगा। दूसरा IMD जो है अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम देखेगा, वेदर और क्लाइमेट सर्विस देखेगा, और IMD आपका एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस नेटवर्क भी देखेगा। NCMRWF जो है न्यूमेरिकल मॉडलिंग देखेगा वेदर और क्लाइमेट की। मानसून मिशन जो है आपका वो IITM और NCMRWF, इनकॉइस भी है, IMD भी है, चारों हैं इसमें। सबसे टफ जो है आज तक, सबसे जो है ऐसी ये थ्योरी है मानसून जिसको अभी तक भी जो है पूरी तरीके से प्रूव्ड जो है उसमें कंक्लूजन नहीं आया है। मानसून जो आपका कन्वेक्शन है, क्लाउड और क्लाइमेट चेंज है, इसमें भी IITM और IMD और NCMRWF है। हाई परफॉर्मिंग जो आपका परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है वो IITM देखेगा, NCMRWF भी देखेगा। देख लीजिएगा, ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मेजर इंपैक्ट पड़ेगा इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल, तो ये जो प्रोवाइड करेगी स्कीम उससे इंप्रूव होगा वेदर, क्लाइमेट, ओशियन फोरकास्ट और भी सर्विसेज एंड अदर हजार्ड रिलेटेड सर्विसेज, देयरबाय इंश्योरिंग ट्रांसफर ऑफ commensurate benefits to the end user through various service like
पब्लिक वेदर सर्विस होगी, एग्रो मेट्रोलॉजिकल एग्रीकल्चर में तो सीधा सीधा इसका बेनिफिट है, एविएशन सर्विसेज में भी है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सर्विसेज है, हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज है, क्लाइमेट सर्विसेज है, टूरिज्म है, पिलग्रिमेज है, पावर जनरेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्सेट्रा। जितने पॉइंट आप सोच सकते हैं सबसे संदर्भित है आपका ये। होल प्रोसेस फ्रॉम जनरेशन ऑफ फोरकास्ट टू इट्स डिलीवरी रिक्वायर्स कंसीडरेबल manpower at every stage, thereby generating employment opportunities to many people। तो सीधी बात है, इसमें जो है इन जो सूचनाएं हैं इनको तैयार करने में, पूरा मैकेनिज्म रेडी करने में चीजों को जो है, और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन तक बहुत सारे जो है कर्मकारों की वहां पर जरूरत होगी, है ना, वर्कफोर्स की, तो उसमें भी कई सारे लोगों को वहां पर रोजगार मिल सकता है। ये किसी भी टॉपिक में आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि इस स्कीम की आवश्यकता क्यों थी, तो हमारे यहां इतनी आपदाएं होती रहती हैं, तो सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के संदर्भ में हमको हानि होती है, ठीक है ना, तो उसी को एड्रेस करने के लिए इसको लाया गया है कि हमको पहले से ही फोरकास्ट मिल जाए, भविष्यवाणी जो है हमारी जो संबंधित घटनाएं हैं, है ना, क्लाइमेट से, वेदर से, तो उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी सारी चीजें वहां पर आप रख सकते हैं। पर्यावरणीय हानि तो होती ही होती है, तो उससे बचने के लिए जो है R&D किया जाए, और उसी को अंजाम देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न जो मैंडेट है उनमें से ये आपका एक है ना, तो उसी को एड्रेस करने के लिए जो है इसको लाया गया। अब इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर, ये रेगुलर हो रहा है हमारे यहाँ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, क्यों? क्योंकि मानसून जो है अनएक्सपेक्टेड है ना, एल नीना और जो आपका ला लीना है उसका कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते रहते हैं, और आज भी हमारे यहां आप देखेंगे तो 86% जो फार्मर्स हैं वो क्या है आपके, एक तो मार्जिनल है, दूसरी चीज हमारे यहां आज भी 60% जो कृषि है वो लगभग, मैं डेटा की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही मेंस में लिखेंगे पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो लगभग 60% जो किसान है आज भी वो डिपेंडेंट है किसमें, जो आपकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त वर्षा है, मानसून पे। तो 40% लोगों के पास ही तो पानी का कनेक्शन है, आप समझिएगा। अब जो है आपका अगर पानी नहीं गिरा, है ना, तो उतने बड़े वर्कफोर्स को, जो आधी जनसंख्या हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज है, तो उन पर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर किसी देश का जो है समुचित विकास कैसे हो पाएगा, जिसको हम सतत विकास बोलते हैं, समन्वित विकास बोलते हैं, नहीं हो पाएगा, उसी को एड्रेस किया जा रहा है। अब वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण जो है बहुत सारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती है, इसीलिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कई सारे टारगेट्स रेडी करके कार्यक्रम तैयार किया और उसके लिए प्रेरित भी किया। इन कार्यक्रम को IMD, IITM, NCM, RWF, IN जो इनकॉइस है उसके माध्यम से समन्वित तरीके से लागू किया जाता है। इसी वजह से इन गतिविधियों को ध्यान में रख के एक अक्रॉस नामक अम्ब्रेला स्कीम को यहां पर लाया गया। आप इसमें से कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं, अच्छा टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है MCQ से। तो पहला जो हमारा यहां पर क्वेश्चन है भारत गौरव योजना से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि हाल ही में जो है भारतीय रेलवे है उसने पर्यटन की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया, भारत गौरव की घोषणा की, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये, इस योजना के अंतर्गत जो ट्रेन है उसमें टूरिज्म के लिए अब तीसरा जो है वहां पर खंड होगा, सेगमेंट होगा। टिल नाउ द रेलवेज हैड पैसेंजर सेगमेंट्स एंड गुड सेगमेंट, तो एक तीसरा ये सेगमेंट ऐड किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका जो अनाउंसमेंट है, इट वाज अनाउंस्ड अंडर द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। जैसे आपका कैसा सर्किट सुना होगा ना आप लोगों ने, गुरु सर्किट हो गया, आपका रामायण थीम वाली सर्किट हो गई जो भगवान राम से रिलेटेड है, बुद्धा सर्किट हो गया, तो उसी के संदर्भ में जो है ये भी है आपका, है ना, टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई है जो थीम बेस्ड होगी। इन ट्रेनों को थीम बेस्ड जो है सर्किट में निजी कंपनियां और IRCTC दोनों के सहयोग से चलाया जाएगा। सभी के सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है उसको देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट MCQ है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि सिरकॉन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन से ट्रू है। पहला ये कि रिसेंटली रशिया ने अभी फायर किया है, इट्स जो आपका क्या है, सिरकॉन, जिरकॉन भी बोला जाता है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बताइएगा जरा कि ये हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। पहला स्टेटमेंट जो है यहां पर वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है आपका, जो आपकी जिरकॉन या सिरकॉन बोलते हैं क्रूज मिसाइल, विल ज्वाइन जो है आपका अवेंगार्ड ग्लाइड व्हीकल्स एंड द एयर लॉन्च्ड किंजल डैगर बोला जाता है मिसाइल्स इन रशियाज हाइपरसोनिक आर्सेनल, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि इट इज वन ऑफ द सेवरल मिसाइल्स बीइंग डेवलप्ड इन रशिया दैट विल आर्म अप रशियन सबमरीन्स, जो फ्रिगेट्स होते हैं आपके एंड क्रूजर्स, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।